ये जो इलेक्शन चल रहा है उसके ऊपर मैं छोटे से उनके जो काम है वो अहले सियासत है, उनके जो काम है वो अहले सियासत है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरे बड़े बुजुर्ग सरप्रस्त, मेरे कलीग, भाइयों और बहनों, मेरे ऑनरेबल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन में क्यों आया और मैं बहुत सारे लोग जिनका मेरे से वास्ता हुआ है वो जानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, जो मुझे नहीं जानते। मैं एक छोटे गांव से आता हूँ जिसका नाम आपने सुना भी नहीं होगा, तिम्मापुर। ये पहले गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हुआ करता था, वो यादगिर में है। वहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं हुआ करता था, आज बहुत स्कूल्स हैं। वहाँ पे लोग पर वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है। वक्त कैसे बदला वो भी मैं बताऊंगा आपको। मेरे माँ बाप को बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन हासिल करे, और उनकी दुआएं थी। मैं बहुत शरारती था और बचपन में पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और 5 साल तक तो मतलब 5th स्टैंडर्ड तक तो मैं सोता रहता। मुझे गांव से उठाया, कहीं और डाला, फिर कहीं और डाला। लेकिन देखिए, जब मेरे आसपास के बच्चे जब पढ़ते थे, मेरे बचपन से एक आदत थी, मैं कोई भी चीज़ बहुत सीरियस लेता था और चैलेंज के साथ लेता था। ऐसे ही बच्चे शरारती बोलते थे, यार तो क्लास का लास्ट बच्चा है। उस टाइम पे क्लास में 60 बच्चे हुआ करते थे, 57 बच्चों को मैंने सीधा उठा के खड़ा कर दिया, और सब मुझे आगे बिठाने लगे, आगे पूछने लगे भी कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, क्या करते हो। कॉम्पिटिशन्स होते थे, कबड्डी का कंपटीशन होता था, फुटबॉल का कंपटीशन होता था। अब मुझे लगता था यार इसमें भी मुझे घुसना चाहिए। मुझे इसलिए याद आया क्योंकि अभी सर ने जो शूटिंग की बात की, तो मुझे भी याद आया यार मैं भी तो बचपन में शूटर था। मुझे अभी याद आया अचानक से। वो कैसे, बेलगाम और कर्नाटका का ना एनसीसी तो पर्सनैलिटी ठीक ठाक थी, तो मसल्स भी अच्छे थे क्योंकि दौड़ता था, चलता था। तो वहाँ पे जो कर्नाटका और गोवा स्टेट का कंपटीशन हुआ था, तो उसमें क्या मार्च पास्ट होता था, पॉइंट्स जो मिलते थे, शूटिंग होती थी। पहली बार शूटिंग के लिए गया था सर मैं, वो बड़ी राइफल थी और पता नहीं था, जोश पड़ा था फायर करने में, सब फायर किया तो आंख पे आके लग गया, और फिर मुझे बड़ी ये थी तो बड़ा डर के मैंने फायर किया। लेकिन मैं कंट्रोल बहुत जल्दी लेता हूँ। जब एनुअल प्रोग्राम हुआ कैंप से, हम लोग जब खत्म होना था और फाइनल डे था, तो इन सब में सबसे बेस्ट कैडेट कौन होगा, कमाल की बात थी। तो मैं भी सोच रहा था ठीक है मैंने बेस्ट किया, बट मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था द बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर का अवार्ड डॉक्टर माजिद तालीकोटी को जाएगा। फिर मैंने पॉइंट्स देखे तो मार्चिंग में नंबर 1, शूटिंग में नंबर 1 क्या, और वहाँ पे कुछ सोशल काम करना था, जैसे ब्लड लेना, बहुत सारी चीजें करना, उसमें नंबर 1। जब मेरे सारे पॉइंट्स आए और बोलना, ऐसे लोगों से पेश आना,
तो आई गॉट द बेस्ट कैडेट। मेरे स्कूल का तो नाम दोनों स्टेट्स में टॉप हो गया। ऐसी जिंदगी निकली, फिर 12th स्टैंडर्ड में आया। तो मैं कभी ये नहीं सोच रहा था कि मैं डॉक्टर बनूं या कुछ बनूं, बट वक्त जैसे जैसे बीता, जिसको देखता मुझे लगता था कि मैं इसकी तरह बनूं। कभी इंस्पेक्टर को देखता बचपन में तो मुझे लगता है इसकी तरह बैठूं, वकील को देखता तो लगता है ऐसे बनूं। बट एक बार ऐसे क्रिकेट मैच हो रहा था, वहां पे किसी ने बोला कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। यार इस जैसा बच्चा डॉक्टर कैसे बन सकता है ऐसे ना। तो मैंने सुन लिया 4 लाख, बड़ा अफसोस हुआ। वही जो मुझे 5th स्टैंडर्ड में हुआ था, तो मैंने बोला नहीं। फिर मैंने आप लोगों की दुआओं से आई डिड माय MBBS। फिर लगा बड़ा जोश था मुझे क्योंकि सर्विस करने का। डॉक्टर तो नहीं बना था मैं, लेकिन अपने साथ के कॉलेज के जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी गाँव था, वहाँ पे मैं और काजिम बोल के क्रिकेट में है, वो मेरा दोस्त है, वहाँ पे हॉस्पिटल चला रहा है। उसके फादर डॉक्टर हुआ करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, कोई बीमार होता तो हम भी तभी बिना इंटर्नशिप के करते, तो हम क्या करते थे, तुफी में अपने सीनियर डॉक्टर्स को एक एक करके ले जाते थे कि बहुत बिजी रहते थे, रिक्वेस्ट करके उनसे सीखते थे भी, और फ्री में अपना पैसा जो पॉकेट मनी हमारे खर्च के लिए आता था, तो हम वो पैसा इस्तेमाल करके इंजेक्शन दवाइयाँ वहाँ भी देते थे। फिर इसके बाद आया कि भाई हम कैसे, तो मैंने बोला ये तो नहीं। फिर गांव में जब जाते तो बड़ी लाइन लगी हुई होती थी एक डॉक्टर के लिए, तो फिर मुझे लगा कि उनकी तरह बनूं, तो फिर सर्जन बना मैं। और सर्जन बनने के बाद लगा कि नहीं, एम्स में मैं आया, वहाँ पे कैंसर सर्जरी मैंने की। फिर एडवांस ट्रेनिंग जो है नेशनल कैंसर सेंटर जापान से की। तो इस तरह से बचपन से एक थोड़ा सा हमेशा जहाँ मुझे लगता है कि कुछ खराबी है, मैं अपना सर वहाँ पे डालता था, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है। और इलाज करने में, जैसे मैं बत्रा में था, तो बड़ी ये होती थी मैं क्या करूं, तो हमदर्द में जाता था, फ्री इलाज करता था, फ्री ऑपरेशंस करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इशू तो खाली रख के क्या करूं, किसी की तो काम आऊं। क्योंकि खुदा भी ये देखता है, खुदा भी ये देखता है कि अगर किसी के गम में आप अगर काम आते हो, तो खुदा भी ये देखता है कि आपको कोई आंच ना आए, आपको कोई तकलीफ ना आए, वो हिफाजत करता है आपको। तो हमदर्द में जाता था, उनके गरीब मरीज आते थे, तो बड़े बड़े कैंसर के ऑपरेशन जो कभी नहीं हुए थे, फर्स्ट पीपल्स, फर्स्ट कमांडो, फर्स्ट ये, फर्स्ट MRM, फर्स्ट उतना ही नहीं, वहाँ के जो अभी जो मेरे साथ रहा करते, मेडिकल कॉलेज नहीं था अभी वहाँ, जो भी HODs वगैरह है, वो आके ऑपरेशन देके सीखा करते थे। आज वो गहनी ऑन्को सर्जन, कैंसर सर्जन। और इसी तरह से इतना ही नहीं, जब वक्त बीता तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सिखाया है सर्जरीज वगैरह, आज अबू धाबी में मरफत हॉस्पिटल में मिलेंगे शेख, इसी तरह से कभी अफ्रीकन कंट्रीज में मिलेंगे आपको। ये एक अच्छा पैशन है। तो जैसे जैसे खिदमत का जज्बा आया, तो इस तरह के हमेशा से आदत रही, बस इतने पे नहीं रुकता था मैं। अगर आज कोई आके मुझे बोले कि भाई आप कितने अच्छे हो, मेरा ये काम कर दो, मुझे ये नहीं कि मेरे लिए खाने के लिए पैसे है या नहीं, पहले मैं देखता हूँ कि भाई, क्योंकि उसमें मुझे खुशी महसूस होती है, उसमें मुझे कामयाबी महसूस होती है। इस तरह से, क्योंकि बहुत वक्त मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो इस तरह से देखते देखते मैंने फ्री पैसे लेके कोई ऑपरेशन अगर 25 लाख में किया, तो वही ऑपरेशन फ्री में भी किया। अगर आज की डेट में अगर आज सुबह से लेकर 3 ऑपरेशन किए मैंने, क्या उसमें से आप मान के चलिए एक ऑपरेशन उसके रजा के लिए था, मेरी कम्युनिटी का हक अदा किया मैंने, इस तरह से मैंने किया है। और ऐसे करते एक 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 एक, एक करते आज 20,000 से ज्यादा ऑपरेशंस उसके रहमो करम से, मेजर सर्जरीज जिसमें मैं और मेरी टीम ने किए, और लगभग 3 लाख मरीज जो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, मेरे ओपीडी में नहीं आया, किसी ने रिपोर्ट फोन पे भेजा, किसी ने कुछ कहीं भेजा, बैठे बैठे यहाँ बैठा हूँ फोन लेके मैं क्या करते रहता हूँ, कई बार जो है ना यही देखता हूँ 2 मिनट नहीं लगते हैं, बट किसी को बोलता है कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए, इसको कीमो लगना चाहिए, इसको दवाई लगना चाहिए, इसको न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए, इसको चेस्ट फिजिशियन के पास जाना चाहिए, इसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इस तरह से हम लोग ओपिनियन देते हैं। और बिलीव मी, मेरा मरीज अगर मुझे रात के 12 नींद लगती है तो कोई बात नहीं, फिर मेरा फोन डाइवर्ट हो जाता है मेरी टीम के डॉक्टर्स के
पास जाता है वैसे, अगर मैं जाग रहा हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं जवाब दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो डॉक्टर होता और मैं मरीज होता। मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमेशा जब भी मैं कोई इलाज करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि चलो अल्लाह ने, हो सकता तो अदरवाइज हो सकता था। तो इस तरह से फिर एक कोविड का वक्त आया, मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम पे मैंने अपनी गाड़ी का स्पेशल, अभी तो रॉ में वहाँ पे उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दिलाया था, मेरी गाड़ी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, क्योंकि उसमें टीम होती थी हमारी डॉक्टर्स की और मेरा नंबर फ्रीली अवेलेबल होता था कि कोई भी मुझे उसके लिए कॉल। उस टाइम पे क्या होता था, वही एक टिपिकल ये होता था, भाई घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला, ये दवाई ले लो, घबराओ मत भाई, कुछ नहीं होने, एक फॉर्मेट बना कर 1 मिनट में ठक 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 ठक, जो एनजीओ चाहते थे हर एनजीओ वालों के था, क्योंकि वो ऐसा वक्त था, वो ऐसा वक्त था कि कई लाशें हमारे अपनों के जो ये नहीं होने चाहते वो शहीद हो गए। उसमें मेरे जहन में एक बात आई कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान का ऐसा कोना जहाँ पे हॉस्पिटल्स कम हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज कम हैं, जहाँ पे करने से कुछ फायदा होता, क्योंकि दिल्ली में बना था लाखों रुपए आते, वहाँ बना था इज्जत मिलती और ऊपर वाला खुश हो जाता, आप लोगों के दिल में मैं जगह बनाता। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, आप जैसे बड़े लोगों को पकड़ा और बोला कि भाई प्लीज ऐसा हॉस्पिटल बनाते हैं 100 बेड का, आप क्या कहते हो। मैंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को पकड़ा, हर एक को पकड़ा वहाँ पे, मैंने उनको कन्विंस किया, देखिए अगर हो सकता है कि अगली बार आप दोबारा चीफ मिनिस्टर बनो। वहाँ के लोगों को क्या कि देखो आपके पास इतना पैसा है, लेकिन अगर आप आज की डेट में खड़े नहीं होंगे, हो सकता है आपकी इस तरह के हालात है। और मैंने बोला कौन सा बिजनेस अच्छा है, उनको कन्विंस किया मैंने, उन्होंने भरोसा किया, 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए इन्वेस्ट किया, आज मैंने उनको 600 बेड का हॉस्पिटल का ये दिया मैंने, और 2 साल के अंदर इतनी बड़ी इमारत और ये सारी चीजें हमने किया। और 3 लाख मरीज अगर मैंने इस तरह से देखे, बिलीव मी, जिनको मैंने एडवाइस की है, इसमें से 2.5 लाख तो ऐसे मरीज होंगे जिनसे मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है, 1 रुपया भी नहीं लिया है। क्योंकि मुझे लगता है अगर बैठे बैठे गाड़ी में सोते हुए कहीं करते हुए अगर मैं किसी की रिपोर्ट आंसर करता हूँ तो क्या किसी की जान बच रही है, कम से कम वो मेरी फोटो लेके अपना कुछ लेके अपने दिल में तो रखता। इस तरह का खिदमत का जज्बा मेरे अंदर था, है और इंशाअल्लाह जाएगा। तो उसी जब यहाँ पे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं सिराज साहब का आप चेला मानो या जो भी मानो या फादर मानो, इनकी बड़ी इज्जत है मेरे सामने और एक बड़ा वकार है। अगर आप बोलोगे तो आप किसकी तरह बनना चाहते हो तो मैं बोलूँ शायद मैंने कभी उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा भला कहते हुए नहीं देखा। मैंने उनको अपने सामने देखा कि जो एक पर्सनैलिटी थी इतनी बड़ी होके कभी ऊंची आवाज में, कभी उन्होंने मुझे कॉल किया हो अपने काम के लिए, हमेशा उन्होंने काम किया किसी और के लिए, किसी और के काम के लिए, किसी और की मदद करने के लिए, किसी और के लिए पैसा देने के लिए या किसी के। मैंने बोला आप भूल जाइए, आप पैसे कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह है खैर करेगा। जो आदमी अपने लिए कुछ नहीं करता उसको फॉलो करना तो मेरा, मुझे लगता है कि शायद मैं भी उनकी तरह बनूं, शायद मैं भी उनकी तरह देने वाला बनूं। ये मैं करके मैं थोड़ा सा, और जब इंडिया इस्लाम पूरे हॉस्पिटल का प्लानिंग ये सब मैंने क्या किया था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में बैठ के, लेकिन जब मैं देखा 3 साल बाद जो हमारा मेरा अपना सेंटर था, जो हमने बनाया था, जो हमारे मेंबर्स का था और जो मेंबर्स के लिए था, वो सेंटर पे कोई कमांडेंट आके बैठा है, उसके रूम के लिए उसकी इजाजत लेनी है, खाना खाने के लिए उसकी इजाजत लेनी है, अंदर आने जाने के लिए इजाजत लेते, वो मुझे गवारा नहीं देता। वही जो कीड़ा मुझे हमेशा परेशान करता था वो मुझे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में परेशान करने लगा। अब तुझे घुसना है, अब यहाँ पे जाके हो सके जो भी हो सके अपने इस पे जितना भी मैं करूँ। जब मैंने देखा मुझे मौका मिला, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात पे यकीन है कि जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, जब हम मिल के यूनाइटेड होके सबसे पहले जब इस सेंटर को हम अपने कब्जे में लेंगे, हमारा अपना हक लेंगे, पहले हम अपने मेंबर्स के लिए करेंगे कि उनका जो आगे नए यंग मेंबर्स जो आएंगे, वो जो मेंबरशिप होगी बड़ी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर रहेगी।
जब मेंबर्स आएंगे उनके बैठने की जगह भी होगी, क्योंकि वो हमारा अपना, जैसे सिरा साहब छत देखते थे कि कहीं मिट्टी तो नहीं लगी, वो सारी चीजें देखेंगे। बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह होगी, रिनोवेट होगा और नया जो एक सेंटर बनना है उसको हम बनाएंगे। हम ये देखेंगे कि जो मेंबर्स के लिए जैसे जो फैसिलिटीज होने चाहिए, वही जैसे कि जिम हो, जैसे कि कोई एक्सरसाइज, कोई एक बैठ में आपस में डिस्कस करने के लिए जो लाइब्रेरी है मॉडर्नाइजेशन हो उसका, और जो रूम्स हो वो रिनोवेट हो उसका, जैसे जो सिस्टम हो सारा आपको मुझे या मैं आपको नहीं, ऑटोमेटिक आप अपना करें। और प्रायोरिटी मेंबर्स, मेंबर्स एंड ओनली मेंबर्स। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि देखिए ये जब भी, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो दे आर वेरी क्वालिफाइड, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, आपकी तरह, आप सब की तरह, जो अपने आप में एक पर्सनैलिटी रखते हैं। एक मेंबर कई इदारे चलाते हैं, एक मेंबर अपने आप में कई कमांडेंट रह चुके हैं, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे सर्व कर चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सर्व कर चुके हैं, आप कहीं जज रह चुके हैं, आईपीएस, आईएएस, एजुकेशनिस्ट, जो नहीं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना चुके हैं। मतलब आप सोचो कि किस किस लेवल पे, जो वैसे मेंबर्स मिल के हम लोग कम्युनिटी सोसाइटी का दर्द आज हमें देखा नहीं जाता है। क्योंकि देखिए आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे पास दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन ना हम जब आए थे कुछ लेके आए थे, ना जाएंगे तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, कुछ हम दे के जाए। और दे के क्या जाए, देखो मैं भी किसी को खाना खिलाता हूँ, मैं भी किसी को एक टाइम पे एक शॉल देता हूँ, मैं भी कभी कुछ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा ना करें, बल्कि अगर हम देखें कि कोई बच्चा हो हमारे घर में, कोई काम कर रहा है, उसका बच्चा हो, स्कूल नहीं जा रहा हो, तो हम उसको एडॉप्ट करें, उसको पढ़ाएं। वो जब पढ़ेगा स्किलफुल हो जाएगा, उसके सर पे छत आएगा, वो कुछ बनेगा, वो हमें भी याद रखेगा और दूसरों को भी बनाएगा। फिर आज से 25 साल बाद जब आप देखोगे कि कोई हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिसके पास खाने के लिए प्रॉब्लम हो, जिसके सर पे छत ना हो, जिसे नौकरी ना हो। इसी तरह से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हम लोग, जैसे आप लोग जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, आप लोगों की चलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आपकी मोहब्बत इतनी होती है, आपकी मोहब्बत के नशे में मैं खो जाता हूँ और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। लेकिन क्या करें, ऑल गुड थिंग्स हैव टू एंड, है ना। जाते जाते मैं एक दरख्वास्त करूँगा आपसे, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हस्ती नहीं है, हमारी जो टीम है, हमारी टीम की कोई औकात नहीं है, कोई हस्ती नहीं है कि हम जीत जाएं, हम जीत जाएं। मगर रब से दुआ है, ऑनरेबल मेंबर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है, हमें हारने से बचाएं, हमें हारने से बचाएं और खिदमत का मौका इस खादिम को और हम सब खादिम को दें आप। अस्सलाम वालेकुम।